इस बारी प्रभु राम ने सानू मौका दिता है तो ये साडा भी फर्ज बनता है कि असी इन्हों भारी बहुमत नाल जिता के भेजिए। इन्होंने वोट क्यों जरूरी है? ये सिर्फ दो शब्दों की कहानी है कि ये राम काज के काम च लग गए ने तो हुण वोट लखनपाल जी ते रजिंदरपाल जी नूं पाना है, क्योंकि राम काज जिहड़ा लग गया वो प्रभु ने बेड़ा पार लगाना है। तो हुण सुनहरा मौका है साडे कोल, क्योंकि इन्ने सीनियर नेता है जो मान सम्मान इन्हों उस पार्टी बनता सी इन्हों नहीं मिला। शब्दों नाल लखनपाल जी नूं गुजारिश करूँगा कि अपने शब्दों नाल सानू रस्ते पाएंगे कि असीं किद्दां चलना है, साडियां ड्यूटियां लाण कि असीं कदों जाना है, किद्दां स्पोर्ट का संभालना है, ये सानू गाइडलाइन देंगे। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं क्रांति डोगरा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने एक छोटे से नोटिस में व्यस्तम कार्यक्रमों के चलते तो पिछले कर जिराते बहुत थे और उसके बावजूद आपने यहाँ कार्यक्रम किया। भी हमारे लोग कुछ तो रास्ते में ही रह गए जग जागरण की वजह से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप यहाँ पे आए। आप सभी को मालूम है कि देश में चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव तो निश्चित थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 14 महीने में दोबारा से उपचुनाव होने जा रहे हैं 6 विधानसभा क्षेत्रों में। वो उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, हमने भी नहीं की थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बना दी सरकार ने कि हमें मजबूरन पार्टी से विद्रोह करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा। और आज विजय राणा जी, मैं, मेरे साथ अन्य हम 4 और विधायक, सुधीर शर्मा जी, देवेंद्र भुट्टो जी, चैतन्य शर्मा जी, 6 कांग्रेस के जो लोग थे वो पार्टी से बाहर निकाले गए और हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसमें अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, बिंदल जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और अनुराग ठाकुर जी जिनके कारण हमें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण प्राप्त करने का मौका मिला। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से बनी कि राज्यसभा में एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस हाईकमांड ने चुनने के लिए भेज दिया जो कि भगवान राम के खिलाफ हलफनामा देता है सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान राम जो है काल्पनिक है, भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। और जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो पॉलिसीज होती हैं आर्थिक प्रबंधन के लिए, उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में केस लड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो हिमाचल विरोधी हो, राम विरोधी हो, हमारा मन नहीं मानना, हमारी आत्मा नहीं मानने की, हमने इस व्यक्ति को राज्यसभा में भेजना। हम लोगों ने विचार किया और कोई ये बहुत पहले से कोई ऐसा निश्चित नहीं था। जब से उनको कैंडिडेट बनाया उस समय हमारा विचार बना कि हमने इस व्यक्ति को राज्यसभा में नहीं पहुंचने दें। जो व्यक्ति एक केस का 1 करोड़ रुपए लेता हो, 6 महीने विदेश में रहता हो, वो हमारे राज्य की समस्याओं को सदन में कैसे उठाएगा? लोकतंत्र के सबसे बड़े हाउस में, राज्यसभा में सारे कानून पारित होते हैं। यदि वहाँ पर हमारे प्रदेश के हितों के साथ लड़ने वाला व्यक्ति खड़ा ना हो तो उस व्यक्ति को राज्यसभा में भेज के हमने क्या करना? तो हमने यही विचार किया कि हमने ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो हमारे प्रदेश से भी हो और जिसको राजनीतिक समझ भी। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़े किए थे हर्ष महाजन जी, उनके पक्ष में हमने मतदान किया और मतदान भी हमने दिखा के किया।
कोई चोरी छिपे से मतदान नहीं किया। जो हमारे वहाँ पर पोलिंग एजेंट थे उनको हमने अपनी वोट दिखा के वोट किया। हालांकि लोग तो और भी थे जो कुछ पीछे रह गए डर के मारे, लेकिन हम 9 ग्रह थे वो सरकार के ऊपर ऐसे भारी पड़े, उनको सरकार को ही पता नहीं लगा कि हुआ क्या। बेवकूफ़ी कह लीजिए या हमारी इंटेलिजेंसी कह लीजिए कि हमने सरकार की इंटेलिजेंसी को भी फेल कर दिया। और जो हमने करना था वो पूरे जोर से किया, और अप्रत्याशित तरीके से जो काम हुआ हमने अपनी आत्मा से वो काम किया, और हमने सही काम किया, इसके लिए हमें कोई मलाल भी नहीं है। अगले दिन बजट सत्र था, बजट का गट मोशन थे, गट मोशन में बजट पास होना था पूरे साल का। अगर वो बजट सत्र में बजट का सेशन कंप्लीट ना होता, बजट पास ना होता, तो सरकार ने गिर जाना था उसी दिन। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि जब हम सब लोग सदन में बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हल्ला किया किसी इशू को लेके, और माननीय स्पीकर महोदय ने हाउस एडजर्न कर दिया 12 बजे तक। हम सब लोग सदन में बैठे हुए थे, 1:30 बजे तक हम बैठे रहे, लेकिन सदन में माननीय स्पीकर महोदय नहीं आए। असूल तो ये बनता था कि स्पीकर महोदय सदन में आते और लंच टाइम के लिए हाउस को फिर से एडजर्न करते। उन्होंने वो प्रक्रिया नहीं की। हमने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, हम भी सब उठे और लंच करने चले गए 1:30 बजे, क्योंकि 1 से 2 के बीच का लंच का समय होता है। और जैसे ही हम लंच करके 2-4 मिनट हम लेट हो गए, बाहर निकले और चले, उतने में तो पता लगा कि वो बजट से पास करके चले भी गए, और साथ में ही हमें नोटिस भी दे दिया। 15 लोग जो है भाजपा के सस्पेंड कर दिए उन्होंने कार्रवाई से, उनके पास बहुमत हो गया और उन्होंने बजट पास किया और चले गए। साथ में हमें नोटिस दे दिया एक्सपेल करने का। हमने अपने वकील के माध्यम से उस नोटिस का जवाब दिया, समय मांगा स्पीकर महोदय से कि हमारी बात को सुना जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात कोई नहीं सुनी और तत्काल प्रभाव से हमको एक्सपेल कर दिया। अब एक्सपेल कर दिया तो हम सड़क पर थे, सड़क पे आगे तो मुझे माननीय उच्च न्यायालय में हमने सर्वोच्च न्यायालय में केस दर्ज कर दिया। केस दर्ज कर दिया तो उसमें केस जो था वो लंबी डेट डाल दी 6 मई की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उस समय अधिसूचना जारी हो गई, साथ में ही लोकसभा के चुनावों की और विधानसभा के उपचुनावों की। तो हमें बुलाया गया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा, और उन्होंने हमसे सलाह मशवरा किया और हमें सलाह दी कि आप कोर्ट से अपना केस विड्रॉ करो, हम आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की टिकट देंगे और आपने वहाँ जाकर चुनाव लड़ना है। ये सारा घटनाक्रम हुआ, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं था। वो तो एक बहाना बना कि हमने राज्यसभा में उस व्यक्ति को राज्यसभा सांसद नहीं बनने दिया जो कांग्रेस हाईकमान ने चुना था। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत लंबी है। 1 वर्ष के अंदर 14 महीने में सरकार ने जो जनता से जुड़े हुए काम थे उनको करने में बेरुखी दिखाई। विधायकों की प्रताड़ना करना, विधायकों के फोन नहीं उठाना, विधायकों को मिलने का समय नहीं देना, और जो अपने अपने हमारे विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं थी जिनके लिए हम चुनकर गए थे और पूरी जोर से हमने लड़ाई लड़ी थी जब सरकार बनाई थी, उस समय बहुत लड़ाई हुई थी जब हमने भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ली थी, और बिना एक सशक्त नेतृत्व के हमने सभी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराया था। बहुत सारे आश्वासन दिए थे, बहुत सारी घोषणाएं हुई, बहुत सारी गारंटियां दी, लेकिन जब हमें लगा कि 1 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कुछ भी कदम उठाने के लायक नहीं है, तो हमारे मन को बहुत ठेस पहुंची। राजेंद्र राणा जी को प्रताड़ित किया, सुधीर जी को किया, हमें किया। आज मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि हमीरपुर का मुख्यमंत्री और एक आम घर से, तो भाई हम भी आम घर से ही हैं, हम कौन से कोई राजे रजवाड़े हैं। हमारे घर परिवार के सभी के लोग जो हिमाचल के लोग हैं सभी सामान्य परिवारों से रहते थे। आज कोई बाहर निकल गया, वहाँ उसने अपना कारोबार जमाया, तो अपनी मेहनत से सब आगे बढ़े।
और फिर कहते हैं कि हमीरपुर से मुख्यमंत्री हूँ, हमीरपुर से मुख्यमंत्री जाना नहीं चाहिए। अरे आपके हमीरपुर से 3 MLA आपसे बाहर चले गए, तब आप कहाँ सोए थे? जब हमीरपुर की आप बात करते हैं तो हमीरपुर वासियों की सुननी तो चाहिए थी। आपके हमीरपुर के MLA तो सशक्त होने चाहिए थे आपके साथ। आपने तो राजनीतिक प्रतिशोध के चलते राजेंद्र राणा जी को हाशिए पे धकेल दिया, हमें हाशिए पे दिखा दिया, आशीष शर्मा को इतना प्रताड़ित किया, 3-4 महीने तो उससे मिले ही नहीं वो। कभी उनको सुबह बुलाते थे, कभी दोपहर को, कभी शाम को, फिर मिलने का समय नहीं देना। मतलब इस प्रकार के तानाशाही रवैया उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। माननीय सुक्खू जी, अगर आप हमीरपुर के मुख्यमंत्री थे तो लोकसभा संसदीय क्षेत्र शिमला से आपने 6 मंत्री क्यों बनाए? 2 CPS बनाए आपने वहां से, 2 आपने OSD कैबिनेट रैंक देकर उनको बना दिया। एक बाद में जब हमने पार्टी छोड़ी तो नंदलाल जी को आपने वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया कैबिनेट रैंक देके। तो सारा आपने शिमला में दे दिया। फिर हमीरपुर, कांगड़ा, उन्ना वालों ने क्या गुनाह किया था? अब अगर राणा जी ने प्रेम कुमार धूमल जी को हराया था, उसके बाद उन्हीं के जो आज कैप्टन रणजीत सिंह कांग्रेस पार्टी में जुड़ गए, उनको हराया था, और इनको क्यों नहीं बनाया आपने कुछ? हमने तो उनको ये भी कहा था कि आपने हमें कुछ नहीं बनाना है, लेकिन हमारे विकास के काम नहीं रुकने चाहिए। जो हमने जनता से वादे किए हुए हैं अपने अपने विधान सेवक क्षेत्र में, वो सारे काम होने चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय सुनने को तैयार कहाँ? वो तो एक तानाशाह के रूप में ऐसे अपने को नेता साबित करने का प्रयास करने लगे कि उनसे बड़ा कोई मुख्यमंत्री आज तक हुआ ही नहीं। हर काम में उन्होंने बेरुखी दिखाई, और अंत में फिर इसका अंत ऐसा ही होना था। आज हम पर इल्जाम लगाने दिए, आपने 50 करोड़ खा लिए, 25 करोड़ खा लिए, 35 करोड़ खा लिए, कभी 15 करोड़ खा लिए, कभी काले नाग की उपाधि दे दी, कभी गडरिए की भेड़ें बोलना शुरू कर दिया, कभी कुएं के मेंढक बोलना शुरू कर दिया। वो भी इसलिए कि उनकी नाकामियां जो हैं इससे छिप जाएं, ऐसा उन्होंने ऐसा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो नाकामियां छिपने वाली नहीं है, जनता सब कुछ जानती है। अगर हमने पैसा खाया होता तो हम आपके बीच में नजरें मिला के बात नहीं कर सकते थे। हम जनता के बीच में नहीं जा सकते थे। हम अपने परिवार के बीच में बैठकर उनसे वार्तालाप नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से बेवजह हमारे चरित्र पे कीचड़ छाड़ने का जो काम उन्होंने किया है, उसका हम जोरदार संघर्ष भी कर रहे हैं, उसका जवाब भी दे रहे हैं, और उसका जवाब तो अभी मिल गया। हमें वो दल बदलू कह लें, लेकिन जिस प्रकार से अभी सुजानपुर से उन्होंने कैप्टन रणजीत सिंह जी को मिलाया अपनी पार्टी में, तो आप मुख्यमंत्री बताइए उन्होंने कितने पैसे दिए उनको? हमारे ऊपर तो आपने इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसे खा लिए। अब कैप्टन रणजीत सिंह को कितने पैसे दिए आपने? राकेश काली को कितने पैसे दिए? इस तरह की बातें करने से बात नहीं बनती, और हमने तो कानूनी नोटिस दिया है सीएम को कि आप सबूत पेश करें, तब आप इस तरह की बात करें, अन्यथा आप जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे उनके बारे में बात करें। ज्यादा बात न करते हुए मैं यहीं पे आपसे इजाजत चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। राजेंद्र राणा जी ने अभी चंडीगढ़ भी जाना है, और एक निवेदन मेरा आपसे रहेगा कि आप जिस विधानसभा क्षेत्र से यहाँ बैठे हैं सभी लोग, आप हमारे लिए आदरणीय और सम्मानीय हैं। आप लोगों ने 1 जून को भारी संख्या में अपने अपने क्षेत्र में आके अपने मत का प्रयोग करना है। जहाँ अनुराग ठाकुर जी को भारी मतों से जिताना है, वहाँ हम राजेंद्र राणा और हम और जो 4 जो और कांग्रेस पार्टी के छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं, उन विधायकों को भी आपने चुनना है। यही हम आपसे भी। धन्यवाद। भारत माता।